अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट केपीके में ईटा के रिटन टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से एक नए सेशन का आगाज कर दिया गया है, क्योंकि जिन सीटों पर कैंडिडेट्स की तादाद ज्यादा है, जिस तरह के पीएसटी और सीटी की सीटें, उनका टेस्ट एक महीने से पहले मुतवक्के नहीं है। तो इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हमने आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन लॉन्च किया है, जिसमें एक महीने में हम वो तमाम कंपलसरी सब्जेक्ट्स कवर करेंगे जिनमें से आपका रिटन टेस्ट होना है। इनमें सब्जेक्ट शामिल हैं इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, पेडागोजी और सोशल स्टडीज। इस सब के साथ साथ हम आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर सीरीज लेकर चल रहे हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम क्लास 7 की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 6 डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट सेट्स। सेट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने इससे पहले देखा था क्लास 6 में। तो सेट्स क्या होते हैं? सेट्स आर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी बहुत सारी चीजों का कलेक्शन हो तो आप उसे सेट कहते हैं। जिस तरह आप कहते हैं डेज ऑफ अ वीक, ये एक सेट है। आप कहते हैं स्टूडेंट्स इन अ बायोलॉजी क्लास, ये एक सेट है। एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट, ये एक सेट है। एक सेट के अंदर जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि एक सेट में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, यानी कि उसमें कोई आप कह सकते हैं कि शक व शुबे की गुंजाइश नहीं होती। जिस तरह आप कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बायोलॉजी क्लास, तो आप उनकी तादाद बताने जा रहे हो तो ये एक सेट बन जाएगा। अगर आप कहते हैं नंबर ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन ए बायोलॉजी क्लास, ये एक प्रॉपर्ली सेट काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आप मिस्टेक ये कर जाएंगे कि कभी कुछ स्टूडेंट्स को इंटेलिजेंट में काउंट करेंगे, कभी नहीं काउंट करेंगे, तो वो वेल डिफाइंड वाली बात जो है वो मशकूक हो जाएगी। दूसरी, एक सेट के अंदर कोई भी चीज रिपीट नहीं होती तो उसको हम डिस्टिंक्ट कहते हैं। तो हम कहेंगे कि सेट इज अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आज की इस लेक्चर में हम एक तो मुख्तलिफ तरह के सेट्स देखेंगे, फिर हम यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट देखेंगे और सेट के कुछ नए टाइप्स देखेंगे। तो आगाज करते हैं सेट को एक्सप्रेस करने के मुख्तलिफ तरीकों से। सेट को एक्सप्रेस करने के दो तरीके होते हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और एक है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म जिसे रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, ये पॉइंट आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए याद कर लेना है कि टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट इज आल्सो नोन एज रोस्टर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है कि आप एक स्टेटमेंट की फॉर्म में सेट को डिस्क्राइब कर दें। फॉर एग्जांपल कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 10 एंड 30, ये एक तरीका है। या फिर सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 50, या तीसरा सेट है सेट ऑफ अ डेज ऑफ अ वीक हैविंग लेटर 6। ये स्टेटमेंट्स हैं। दूसरा तरीकेकार जो हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं वो है टेबुलर फॉर्म। सेट को आप एक टेबल की फॉर्म में करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप करली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। करली ब्रैकेट्स जिन्हें आप दरमियानी ब्रैकेट्स कहते हैं, इस तरह की होती हैं। तो हम करली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं और उसके अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं। एलिमेंट्स की तरतीब मैटर नहीं करती, बस आपने सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं और वो आपका ठीक होता है। एक एलिमेंट लिखकर, फॉर एग्जाम्पल 0 एक एलिमेंट है, इसके बाद आपने कोमा लगाना होता है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट लिखना होता है। तो ये एलिमेंट लिखने के इसके अंदर तरीकेकार होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात कि एक सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी होनी चाहिए, फिनिट और इनफिनिट दोनों ऑप्शंस पॉसिबल हैं। यानी कि सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद होती है वो महदूद भी हो सकती है, लामहदूद भी हो सकती है। तो दोनों तरीकों से ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये है एक सेट को एक्सप्रेस करने के दो तरीके, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास आगे सेट की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। जिस तरह के एक सबसेट है और एक सुपरसेट है। तो ये सबसेट और सुपरसेट क्या होते हैं? सबसेट ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक सेट के अंदर किसी दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स हो तो हम पहले सेट को दूसरे सेट का सबसेट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर 1 4 6 ये एक सेट है, इसे हम एक्स सेट कह रहे हैं। और दूसरा सेट है वाई जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 6। अगर आप गौर करें तो x के सारे एलिमेंट्स y के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, तो हम कहते हैं कि x इज सबसेट ऑफ y। ये सबसेट का सिंबल है। और अगर हमने कहना हो कि x इज नॉट सबसेट ऑफ y, तो फिर हम इसी को थोड़ा क्रॉस कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक सेट बना देता हूं a सेट, और a सेट के एलिमेंट्स हैं 1 4 7। अब 1 4 तो y के अंदर है, 7 नहीं है। इसका मतलब a जो है ये y का सबसेट नहीं है, तो मैं लिखूंगा a, फिर सबसेट का साइन बनाकर उसे क्रॉस कर दूंगा, जिसका मतलब होगा कि a इज नॉट सबसेट ऑफ y। तो इस तरीके से हम सेट्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ कि a जो है या ये जो सेट्स हैं ये दूसरे सेट के सबसेट कहलाएंगे और उसके लिए हम ये वाले सिंबल यूज करेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है ई, एक सेट है जिसमें रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और एफ के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, रोम्बस। अब यहां पर अगर हम देखें तो ई सेट जो है ये एफ सेट का सबसेट है, तो आप इसे कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे कि ई इज सबसेट ऑफ एफ। अब इससे उलट बात क्या होती है? उलट बात ये होती है कि अगर आप कह रहे हो कि ई सबसेट है एफ का, तो एफ सुपरसेट है ई का, तो उसे आप यूं लिखोगे कि आप एफ पहले लिख दोगे, फिर आप सुपरसेट का साइन इसी की तरफ रुक करके बनाएंगे और उसके बाद आप लिख देंगे ई। तो इस तरीके से आप लिखते हैं। तो छोटा सेट जिसके अंदर बड़े सेट के एलिमेंट्स हो, यानी कि छोटा सेट पूरे का पूरा बड़े सेट के अंदर मौजूद हो, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, तो छोटे सेट को हम सबसेट कहेंगे और बड़े सेट को हम सुपरसेट कहेंगे। तो यहां पर ये चीजें समझने के लायक है कि छोटे सेट में कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो बड़े सेट में ना हो। ठीक है, सारे एलिमेंट्स होंगे तभी वो सबसेट कहलाएगा। फिर सबसेट की 2 टाइप्स हैं, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट ये है कि छोटा जो आपके पास सेट है, यानी कि फॉर एग्जांपल सेट ए है, उसके अंदर सेट बी के एलिमेंट्स हैं, या फिर आप कह सकते हो कि सेट बी जो है ये एक बड़ा सेट है और सेट ए आपके पास एक छोटा सेट है। सेट ए के आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और सेट बी के आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4, यानी कि बी के अंदर एक एलिमेंट ज्यादा है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ए जो है ये बी का सबसेट है, लेकिन बी के पास अभी भी एक एलिमेंट ऐसा है जो ए के पास नहीं है, तो हम कहेंगे कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसके मुकाबले में इम्प्रॉपर सबसेट वो होता है कि जिसमें दोनों के एलिमेंट सेम टू सेम हो, कि ए के पास भी 1 2 3 4 है, बी के पास भी 1 2 3 4 है, ना ए के पास कुछ ज्यादा है ना बी के पास कुछ ज्यादा है, तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सी में आपके पास 4 शेप्स बनी हुई है और यही चारों शेप्स आपके पास डी में बनी हुई है, या एच में आपके पास ये 5 नंबर्स हैं और आई के अंदर भी आपके पास सेम 5 नंबर्स हैं। तो इस तरह के सेट्स जो होते हैं ये कहलाते हैं एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, तो ये वो सबसेट की डेफिनेशन से बात आगे निकल जाती है। अच्छा, इसके बाद यहां पर हमारे पास एक और एग्जांपल है। अगर आप कहते हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का कॉन्सेप्ट हमने पहले डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में, हम नेचुरल नंबर्स का कॉन्सेप्ट देखकर आए, तो हम व्हाइट बोर्ड पे बना के देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स किस तरह के होते हैं। नेचुरल नंबर्स एक सेट होता है जिसमें पहला एलिमेंट 1 है, फिर 2, फिर 3 और कंटिन्यूअस। इसके मुकाबले में हमारे पास एक सेट आता है होल नंबर्स का जो कि शुरू होता है 0 से, 1 2 3। अब दोनों में फर्क यह है कि W के पास 0 है, N सेट के पास 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि N इज प्रॉपर सबसेट ऑफ W, क्योंकि W के पास कम से कम एक चीज तो ऐसी है जो N के पास नहीं है, तो N प्रॉपर सबसेट है W का, तो या फिर आप कह सकते हैं कि W सुपर सेट है N सेट का। तो दोनों तरीकों से इस बात को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वापस हम अपनी बुक पे चलते हैं। यहां पर ये हमारे पास सबसेट की टाइप्स होगी। यहां पर फिर एक और एग्जांपल है, F और G 2 सेट हैं, F के एलिमेंट है 1 3 5, G के हैं 1 3 5 7 9। F के सारे एलिमेंट्स G के अंदर पड़े हैं और G के पास 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा भी हैं, तो इसका मतलब F सबसेट है G का और इसे आप कहेंगे प्रॉपर सबसेट है। नेक्स्ट है N सेट ऑफ ऑल नंबर, E है सेट ऑफ ओड नंबर, तो E जो होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास सबसेट होगा N का। तो इस तरीके से आप इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सेट की 2 और टाइप्स हैं, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? अगर 2 सेट्स के पास सेम टू सेम एलिमेंट हो तो उसे हम कहते हैं इक्वल सेट्स। फॉर एग्जांपल E है, इसके पास A B C D E F है, F सेट के पास A D A F D C E B, तरतीब आगे पीछे एलिमेंट्स वही हैं। तो अगर एक सेट के एलिमेंट दूसरे में और दूसरे के सारे एलिमेंट्स पहले में और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, तो इन्हें हम इक्वल सेट्स कहेंगे, दोनों सेट्स को इक्वल सेट्स कहेंगे। इसके मुकाबले में यहां पर आप एग्जांपल देख सकते हैं कि S के एलिमेंट है 3 4 5, T के हैं 4 5 6, तो इनके एलिमेंट्स की तादाद तो बराबर है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। इसके पास 3 है, इसके पास नहीं है, इसके पास 4 5 है, इसके पास है, इसके पास 6 है जो इसके पास नहीं है, तो हम कहेंगे कि S इज नॉट इक्वल सेट ऑफ T, और यहां पे हम कहेंगे कि E इज इक्वल सेट ऑफ F। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है
इक्विवेलेंट सेट का अगर दो सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो हम कहेंगे वो इक्विवेलेंट है। यानी कि यहां पर हमने ये शर्त नहीं रखी कि एलिमेंट सेम हो, बल्कि हमने शर्त ये रखी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो इन्हें हम इक्विवेलेंट सेट्स का नाम देंगे। तो ये एक चीज आप लोगों ने कर लेनी है। इसके बाद सेट्स की दो टाइप्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स और ओवरलैपिंग सेट्स। अगर दो सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि अगर दो सेट्स के अंदर आप देखते हैं एलिमेंट्स को और उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो ऐसे सेट्स को हम नाम देते हैं डिसजॉइंट सेट। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है ए, इसके एलिमेंट है 1 2 और 3। बी आपके पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 4 5 और 6। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट होंगे। एक आगे कॉन्सेप्ट आएगा इंटरसेक्शन का, जो अभी आप लोगों ने पढ़ना है। इंटरसेक्शन में हम दो सेट्स के दरमियान कॉमन चीजें ढूंढते हैं, तो अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी आएगा। तो ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि डिसजॉइंट सेट्स का जब भी आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो आपका आंसर आता है एम्प्टी सेट्स। In other words, if the intersection of any two sets is empty, they are called disjoint sets. तो ये आपने MCQ के लिए बात याद रख लेनी है। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग सेट्स। अगर दो सेट्स में कम से कम एक, ज्यादा हो तो अलग बात है, लेकिन अगर कम से कम एक से जो एलिमेंट वो कॉमन है तो उन्हें हम ओवरलैपिंग सेट्स कहेंगे। अब देखिए चीजें किस हिसाब से, अगर सारे एलिमेंट सेम है तो इक्वल सेट्स, अगर कोई भी सेम नहीं है डिसजॉइंट सेट्स, अगर 1 2 3 कुछ कॉमन है कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि दरमियानी सी बात है, तो उन्हें हम ओवरलैपिंग सेट्स कहेंगे। जिस तरह के हमारे पास एग्जांपल है, x के एलिमेंट है 1 2 3, y के है -3 -2 -1 0 1 2 3। अब y के पास कुछ एक्स्ट्रा है, x के पास 3 एलिमेंट्स हैं, अगर आप इनका कॉमन लेंगे तो कुछ एलिमेंट्स कॉमन आपको मिल जाएंगे, तो इन्हें हम कहेंगे ओवरलैपिंग सेट्स। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट एंड कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप एक डिस्कशन कर रहे हो जिसमें आपके पास 2 3 या 4 सेट है, आपका कोई क्वेश्चन है जिसमें हमने 2 3 या 4 सेट्स को डील करना है, और आप एक सेट लिख देते हो जिसके अंदर उन सबके एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो ऐसे सेट को आप यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो यूनिवर्सल सेट इज दी सेट, ये भी एक सेट है। कैसा सेट है? इट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स व्हिच आर अंडर कंसीडरेशन। ये उन तमाम सेट्स के तमाम एलिमेंट्स रखने वाला सेट है जो कि अभी काबिले गौर हैं, जिन पर आप इस वक्त काम कर रहे हैं, जो अंडर कंसीडरेशन है, जिन पर आप वर्क कर रहे हैं या जिनका आप सोल्यूशन निकाल रहे हैं। यूनिवर्सल सेट को आप यू से शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? किसी भी सेट का कंप्लीमेंट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें उस सेट का कोई भी एलिमेंट शामिल ना किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 10 तक, और ए सेट है 2 4 6 8 10। तो अगर मैंने ए का इंटरसेक्शन लेना है, या सॉरी ए का अगर मैंने कंप्लीमेंट लेना है, तो ए का कंप्लीमेंट लेने का तरीकेकार क्या होगा कि हम यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर देंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट के सिर्फ वो एलिमेंट्स रखेंगे जो ए के पास नहीं है। तो अगर ए के पास 2 4 6 8 10 है, तो जो उसका कंप्लीमेंट होगा उसके पास 1 3 5 7 9 होगा। तो इसे हम कहते हैं किसी भी सेट का कंप्लीमेंट निकालना। अब हम व्हाइट बोर्ड पर इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किसी भी सेट का जब हम कंप्लीमेंट सेट निकालते हैं तो वो किस तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे पास है। दूसरा सेट हमारे पास है फॉर एग्जांपल ई सेट है, जिसके एलिमेंट्स है सी डी और ई। तो अगर मैं जानना चाहता हूं कि ई कंप्लीमेंट क्या होगा, तो मैंने यूनिवर्सल सेट में से जो सेट ई होगा इसको माइनस करना है, यानी कि इसके सारे एलिमेंट्स को निकाल देना है। तो जब हम यूनिवर्सल सेट में से सेट ई के एलिमेंट्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? पहले आप ये ए वाला एलिमेंट लिख लेंगे, क्योंकि ये आपके पास ई में नहीं है तो ए आ जाएगा, फिर बी भी इधर नहीं है, ये आ जाएगा, सी डी ई इधर है, ये आपने अब नहीं काउंट करने, उसके बाद एफ काउंट करना। तो अब ये जो सेट आया है इसके पास यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स हैं जो ई के पास नहीं है, तो इसे हम कहेंगे कि ये सेट ई का कंप्लीमेंट सेट है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों का हो गया कि यूनिवर्सल सेट और कंप्लीमेंट सेट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। ये हमारे पास एक एक्सरसाइज है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अच्छा, इनको डिस्क्रिप्शन में लिखें।
आपके पास सेट ए है जनवरी, जून और जुलाई। अब अगर आप गौर करें तो आप इसे दो तीन तरीकों से लिख सकते हैं। एक तरीका है सेट ऑफ 3 months ऑफ द ईयर, या फिर आप इसको जरा प्रिसाइज करके लिखना चाहते हैं, आप लिखेंगे सेट ऑफ 3 months ऑफ द ईयर विच स्टार्ट विद लेटर जे। ये तीनों जे से शुरू हो रहे हैं, तो ये आपने इसको डिस्क्राइब कर दिया। आगे बी सेट है ए बी सी डी ई, इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? सेट ऑफ फर्स्ट 5 अल्फाबेट्स। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है -1 -2 -3 -4, सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज है। अच्छा, थर्सडे और सैटरडे, सेट ऑफ 2 days ऑफ अ वीक, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर आप इनके अंदर अल्फाबेट्स काउंट कर लें, यानी कि कोई भी आपने कंपैरिजन ढूंढना है। अगर आप थर्सडे के अंदर अल्फाबेट्स गिनेंगे तो ये आपके पास निकलते हैं 8, और सैटरडे में भी काउंट करते हैं, ये भी 8। तो आप कहेंगे सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक विद 8 अल्फाबेट्स। तो इस तरीके से आप इनको डिस्क्राइब कर सकते हो, यानी कि यहां पर आपकी कॉमन सेंस भी बड़ी वर्क करेगी, आपने इन चीजों को देखना है। एक और रैंडमली देख लेते हैं, ये हमारे पास है 1 4 9 16 और 25। 1 जो है ये आपके पास 1 का स्क्वायर है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 3 का है, 16 4 का है, 25 5 का है। तो आप लिखेंगे सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइट द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। हमने कुछ सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि वो हमारे पास डिस्क्रिप्शन में है। तो हमारे पास है सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 30 एंड 60। तो 30 के बाद ऑड नंबर्स आपने लिखने, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल ये सेट ए है, हम इसे लिखेंगे 30 के बाद पहला ऑड नंबर आता है 31, फिर 33, फिर 35, फिर आपने इसे कंटिन्यू कर देना है, और 60 से पहले जो आपके पास आखिरी ऑर्डर नंबर आता है 59, वहां तक इसे लिख देना। ये आपका इसको टेबुलर फॉर्म में लिखने का हो गया। नेक्स्ट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 40। अब 40 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 से लेकर 39 तक। तो आप लिखेंगे 1 2 3, और कहां तक जा रहा है? 39 तक। नेक्स्ट आपके पास सेट है अ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12 लेस देन 60। अब 12 के आपने मल्टीपल्स लिखने हैं। 12 के मल्टीपल्स आपके पास कौन से होते हैं? 12, 24, 36, 48। 48 के बाद 60 आता है, उन्होंने कहा कि 60 से छोटे वाले लिखने हैं, तो आपका ये सेट यहां पे कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो सेट होंगे उनको टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल। हमने यहाँ पे इक्वल वाले ढूंढने हैं। इक्वल की निशानी ये होती है कि एलिमेंट सेम टू सेम होते हैं। तो इसके पास ए सी टी है, वो इसके पास भी है, तो ये आपका ठीक हो गया। 22, 24, 26, 28, इसके पास भी वही है, तरतीब बस आगे पीछे, तो ये भी इक्वल सेट हो गया। 1 3 5 7, 1 3 5 7, 9 11, ये सेम नहीं है। ये आपके पास जो आई है, इसमें आपके पास सेट आ जाता है, पहला खाली है, जे को उन्होंने एम्प्टी का है, तो खाली और एम्प्टी जो है ये 5 का निशान, ये सेम टू सेम ही है। इसी तरह के में उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने इस तरह ब्रैकेट्स लगाकर अंदर 5 लिखा है, ये एक्सप्रेशन ही रॉन्ग होता है। अगर आपने 5 लगाया तो उसकी गिर्द आपने ब्रैकेट नहीं लगानी होती, तो ये सेट ही गलत है। जी का जो सेट है इरेजर पेन मार्कर, और एच है शार्पनर और स्केल, ये भी कॉमन नहीं है, तो ये इक्वल सेट्स नहीं है। तो इस तरीके से ये चीजें होती जाएंगी। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट। देखें, इक्विवेलेंट में आपने एलिमेंट काउंट करना है। ए में 4 एलिमेंट है, बी में 4 है, ये इक्विवेलेंट है। इसी तरह बाकियों को देख लें। नेक्स्ट है ए बी वाई और डी, आपको 4 सेट दिए गए, उन्होंने कहा देखें तो सही कि क्या ए बी का सबसेट है। ए का एलिमेंट है 1 2 3, बी का एलिमेंट है 2 3 4। अब ए को बी का सबसेट होने के लिए चाहिए ये था कि बी के पास कम से कम ए के सारे एलिमेंट्स होते, लेकिन यहां पे नहीं है, तो ए बी का सबसेट नहीं है। बी नेक्स्ट वो करें कि बी सबसेट नहीं है डी का। बी के एलिमेंट देखे 2 3 4, डी के हैं 1 2 3 4। भाई बी डी का सबसेट है, ये बात भी इन्होंने गलत लिखी है, तो आपने ट्रू और फॉल्स ही ढूंढना है ना इसमें से। नेक्स्ट उनका डी इज सुपर सेट ऑफ वाई। अब डी के पास है 1 2 3 4, वाई के पास है 3 4 5। भाई डी सुपर सेट नहीं है, सुपर सेट होने के लिए डी के पास सब कुछ होना चाहिए था वाई का, और ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से आपने ये ढूंढना है। नेक्स्ट है अगर आपके पास ये एक यूनिवर्सल सेट हो, एस हो टी हो वी हो, तो आप ये इनके कंप्लीमेंट निकालें। यू में से एस को माइनस करेंगे, एस का कंप्लीमेंट, यू में से टी को माइनस करेंगे, उसका कंप्लीमेंट, यू में से वी को माइनस करेंगे, उसका कंप्लीमेंट। और यू का कंप्लीमेंट क्या होता है? जब आप यू में से यू को ही माइनस कर दोगे तो बाकी
कुछ नहीं बचेगा, फाई बचेगा, एम्प्टी सेट बचेगा, तो आप कहते हो कि यू का कंप्लीमेंट हमेशा और हमेशा खाली सेट होता है। अच्छा, किसी खाली सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है? यानी कि एक सेट है वो पहले से ही खाली है, अगर आप यू में से खाली सेट को माइनस करेंगे तो बाकी क्या बचेगा? यू बचेगा। तो दो तरीकों से याद कर लें, एमसीक्यू दो तरीकों से आ सकता है। यूनिवर्सल सेट का अपना कंप्लीमेंट खाली सेट होता है, यूनिवर्सल सेट का जब भी कंप्लीमेंट लेंगे खाली सेट आएगा, और खाली सेट का कंप्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा। अब ये मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझा देता हूं, ये बात आपके पल्ले बैठ जाएगी और इसमें से एमसीक्यू बन भी सकता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट छोटा से लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3। तो मैं जानना चाहता हूं कि यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट क्या है, यानी कि u माइनस यू, मैंने u में से u को माइनस कर देना, तो बाकी क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। तो ये एक सोल्यूशन हो गया। दूसरा सोल्यूशन ये हो गया कि अगर मैं u में से खाली सेट को ही निकाल देता हूं तो क्या निकलेगा? यानी कि मैं 1 2 3 में से निकाल रहा हूं खाली सेट को, किसी भी चीज को नहीं निकाल रहा, तो ऑप्शन रहेगा 1 2 3, जो कि हमारे पास ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट है। तो ये इस तरीके से आपका ये दोनों स्टेटमेंट्स हो जाएंगी कि अगर आप यूनिवर्सल सेट में से खाली सेट को निकालते हो तो बाकी यूनिवर्सल सेट ही बचता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन सेट्स एंड वेन डायग्राम्स। हमने वेन डायग्राम्स की तरफ नहीं जाना, हमने कॉमन सेट्स को देखना है। मशहूर तरीन सेट्स क्या होते हैं और उन्हें किस लेटर से हम एक्सप्रेस करते हैं? n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये याद कर लें। 1 2 3 4 5 और आगे सारी गिनती ये नेचुरल नंबर्स है। W इज सेट ऑफ होल नंबर, 0 से लेकर आगे तक सारी गिनती होल नंबर्स है। Z इज सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि 0 से आगे प्लस वाली भी सारी गिनती और माइनस वाली भी सारी गिनती। तो ये Z सबसे तगड़ा और सबसे हैवी सेट है। आगे Z की दो टाइप्स होती हैं, Z पॉजिटिव, Z नेगेटिव। Z पॉजिटिव में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं, Z नेगेटिव में सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं, और जीरो को दोनों में काउंट नहीं करना। E है सेट ऑफ इवन नंबर्स, O है सेट ऑफ ओड नंबर्स, और P है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आपको पता है ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होते। तो इस तरीके से आप इसे कर लेंगे। कहते हैं ये सारे सेट्स इनफिनिट सेट्स हैं। जो सेट Z है इसके 3 सेट निकलते हैं इसके अंदर से, Z प्लस वाला, Z नेगेटिव वाला और 0 वाला न्यूट्रल वाला सेट, सिंगलटन सेट इसमें से एक निकलता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द सेट ऑफ इंटीजर Z कैन बी सेपरेटेड इनटू हाउ मेनी सेट्स? 1 2 3 4, एंड आंसर विल बी 3 सेट्स। Z प्लस वाला एक सेट, Z माइनस वाला एक सेट और सिंगलटन सेट, 3 सेट निकलते हैं। इसके बाद वेन डायग्राम्स हैं। वेन डायग्राम्स आप लोगों ने जरा इग्नोर करके आगे चलना है, वेन डायग्राम्स पे हमने ज्यादा टाइम नहीं लगाना। इसके बाद है सेट्स के ऑपरेशंस। सेट पे आप क्या क्या कर सकते हो? जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम क्या कर सकते हो? तो सेट के पहले दो मशहूर ऑपरेशन है यूनियन और इंटरसेक्शन, जिसे आप यूनियन और तकाते कहते हैं उर्दू में। तो यूनियन है एक, अगर आप दो सेट्स के सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख दें तो उसे कहते हैं यूनियन। और इंटरसेक्शन होता है अगर दो सेट्स के सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखें तो इंटरसेक्शन होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक सेट है K, ये D है और ये F है। अगर हमें लेना हो K यूनियन D यूनियन F, तो हमने एक ऐसा सेट लिखना है जिसमें K के सारे एलिमेंट्स हो, D के सारे एलिमेंट्स हो, F के सारे एलिमेंट्स हो। और अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा सेट्स में है तो उसे एक ही बार लिखना है, किसी भी एलिमेंट को अपने रिपीट करके नहीं लिखना होता। नेक्स्ट ये फॉर एग्जांपल ये सेट है A है 1 2 3 4, और उन्होंने वैसे कंटिन्यू किया हुआ, हम कंटिन्यू नहीं करते, हम कहते हैं ये 1 2 3 4 है। और B सेट है आपके पास खाली सेट, तो इनका जो अगर आप यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? A यूनियन B आएगा, इट विल बी इक्वल टू सेट A का एलिमेंट है 1 2 3 4 और B के पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो इनका ये यूनियन आ गया। इसी तरह E, F और G 3 सेट हैं। अगर E और F का आपने यूनियन लेना है तो E के सारे एलिमेंट लिख लो, फिर F के सारे एलिमेंट लिख लो, और किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं होने देना। तो इस तरीके से आप इनका यूनियन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को यूनियन से ऑपोजिट साइन से हम शो करते हैं, यानी कि हमने लिखना हो A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B। इसमें हमने क्या करना होता है? दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स देखने होते हैं। जिस तरह U और V दो सेट हैं, इसके पास 2 3 4 5 6, इसके पास 3 5 7 9, दोनों में कॉमन क्या है? 3 और 5, तो इनका इंटरसेक्शन होगा 3 और 5 वाला। इसी तरह G के पास एलिमेंट है 0 1 2 3, H के 2 3 4 और I के 3 5 6 7, तीनों में कॉमन ढूंढे। तो पहले G और H के कॉमन ढूंढ लें, वो आपके पास है 2 और 3।
फिर h इसके i के साथ कॉमन ढूंढने तो आपके पास जस्ट रह जाएगा 3। तो इस तरीके से आपने जस्ट कॉमन ढूंढने होते हैं। तो ये हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन है। इसके बाद डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस निकालना और भी आसान है। अगर हमने सेट ए और बी का डिफरेंस निकालना हो यानी कि a माइनस बी, तो हम क्या करेंगे, सेट ए लिखेंगे उसके एलिमेंट्स माइनस सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, और फिर हम सेट ए के एलिमेंट्स को लिखना शुरू करेंगे और वो एलिमेंट्स लिखते जाएंगे जो बी के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल यहां पे क्वेश्चन है, ए के पास एलिमेंट है 157, 3 के पास है, बी के पास है 358। हम लिखते हैं ना, ए के पास है 157, बी के पास है 358। अब अगर मैंने ए डिफरेंस बी लिखना है कोई सेट, तो मैं ए के वो एलिमेंट लिखूंगा जो बी के पास नहीं है। 1 बी के पास नहीं है, लिख दिया। 5 बी के पास है, वो नहीं लिखना। 7 उधर नहीं है, वो लिख दिया। तो ये ए डिफरेंस बी आ गया। अच्छा, अगर हमने निकाला बी डिफरेंस ए, तो हम बी के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए के पास नहीं है। 3 उधर नहीं है, यहां पे लिख देंगे। 5 उधर है, यहां पे नहीं लिखेंगे। 8 उधर नहीं है, वो यहां पे लिख देंगे। तो इस तरीके से आप इसे निकालते हो। तो ये हमारे पास तीसरी चीज होगी, यानी कि यूनियन आप निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, और तीसरी चीज आप डिफरेंस निकाल सकते हैं दो सेट्स के दरमियान। इसके बाद प्रॉपर्टीज हैं सेट ऑपरेशंस की, कुछ बातें हैं जो याद रखने के काबिल हैं, आप लोगों ने याद रखनी है। ए, अगर कोई फॉर एग्जांपल सेट ए है और आपने उसका इंटरसेक्शन लिया है और दोनों को आप ए और ए के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो उसका जवाब क्या आना चाहिए? उसका जवाब आना चाहिए खाली सेट। रीजन क्या है? जब आप किसी सेट ए का कंप्लीमेंट निकालते हो तो आप सेट ए के एलिमेंट छोड़ देते हो, बाकी सारे लिख लेते हो। तो जब आप उसका कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने जाएंगे ए में, तो आपको कोई भी नहीं मिलेगा। हम मिसाल के तौर पर एक करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 और 4। सेट ए आपके पास है 1 और 2। ए का कंप्लीमेंट क्या आएगा? कंप्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है, हमने इनका डिफरेंस निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4। ए सेट है आपके पास 1 2, तो ए का कंप्लीमेंट आपके पास आएगा, इसमें से जब आप इसे माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा 3 और 4। अब अगर हम सेट ए और उसके कंप्लीमेंट में कुछ कॉमन ढूंढने जाएंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि ये सेट ए है, ये सेट ए का कंप्लीमेंट है। अब आपने दोनों के दरमियान कॉमन ढूंढना है, इसके और इसके दरमियान। आपको दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि सेट ए आपके पास था 1 2 और उसका जो कंप्लीमेंट है वो है 3 4। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। तो प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने पक्की पक्की सारे सेट्स के लिए याद कर लेनी है वो ये है कि किसी भी सेट और उसके कंप्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता। दूसरा, सेट ए और उसके कंप्लीमेंट का अगर आप यूनियन लो तो क्या बनता है? वो यूनिवर्सल सेट बनता है, क्योंकि आपने जो निकाला होता है आप वो दोबारा वापस शामिल करने शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक प्रॉपर्टी है, ये तो होगी पहली दो प्रॉपर्टीज। इसके बाद यहां पे हमारे पास ये एक एग्जांपल है इसकी, जिसकी वजह से इसको सॉल्व किया गया कि यहां पर हमने एक नई प्रॉपर्टी भी डिस्कस करनी है। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, अगर आप ए यूनियन बी मालूम करते हैं, यानी कि ए और बी का यूनियन, और जो आपका आंसर आता है आप उसका कंप्लीमेंट निकालते हो, दैट विल बी इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने याद कर लेनी है। इससे ऑपोजिट प्रॉपर्टी होती है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, इट विल बी इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये दो प्रॉपर्टीज आप लोगों ने याद कर लेनी है, ठीक है? ये इसी तरह आप लोगों को आएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 6.3, जिसमें ये सारे क्वेश्चंस है आप लोगों ने सॉल्व कर करके देखने हैं और इससे आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने सेट्स को डिटेल में देखा है। अब हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें ये सारी चीजें समझ में आई हैं कि नहीं। तो सबसे पहला है, इन डैश फॉर्म द कॉमन कैरेक्टर्स ऑफ ऑल द मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टिकुलर सेट आर डिस्क्राइब। अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हो तो कौन सी फॉर्म होगी? डिस्क्रिप्टिव। द सिंबल फॉर डोनेटिंग यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन को हम यू से शो करते हैं। द डैश ऑफ टू गिवन सेट्स इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में लिए जाते हैं। ए यूनियन
खाली सेट, अगर आप खाली सेट और ए सेट का यूनियन देखेंगे तो वो ए ही आएगा। आगे है टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी। हम दो सेट्स ए और बी को क्या कहेंगे अगर उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, हम उन्हें डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। A dash is the set of all elements of the sets which are under consideration in a particular context। आप एक क्वेश्चन कर रहे हो या आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और उसमें काफी सारे सेट्स हैं और आपके पास एक सेट आता है जिसके पास सारे सेट्स के सारे एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे सेट को आप यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो यहां पर हमारा जो चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आप कोई बात पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और हमारा न्यू सेशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता करके रजिस्टर हो सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।